एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि अब ये लोग जैसे बार में गए थे तो सामने डीजे म्यूजिक प्ले कर रही थी और वहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। ये चारों भी फिर जाकर एक कोने में बैठ जाते हैं। अब श्याओ के पास कहने के लिए कुछ नहीं था तो वो कहता भी तो क्या कहता। फिर उनके सामने एक मेन्यू रखा हुआ था। उस मेन्यू को देखकर तो हुंगू कहती है कि मैं तो यहाँ पर मार्गरीटा ऑर्डर करने वाली हूँ, तुम लोग देख लो कि तुम्हें क्या ऑर्डर करना है। तो गो वैन कहती है कि वेल मैं तो लाइम मोजीतो ही लूँगी, उसमें अल्कोहल ना हो क्योंकि मुझे ड्राइव करना है और आपका शुक्रिया। साथ पैटियो सैन कहती है कि मुझे पिंक लेडी चाहिए। श्याओ वैंग जो कि खामोश बैठा था उसे देखकर क्यों कहती है कि हैंग श्याओ तुम्हें क्या चाहिए। और वो मन ही मन में ये भी कहती है कि ये सेकंड जनरेशन का बंदा तो प्रिटेंड कर रहा है कि ये काफ़ी अमीर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इससे पहले कभी भी बार में आया है, तभी तो इधर उधर ऐसे हैरानी से देख रहा है। श्याओ वैंग फिर उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुमने कुछ कहा। तो इस पर वो कहती है कि तुम्हें क्या ऑर्डर करना है, मैंने तुमसे यही पूछा था। श्याओ वैंग कहता है कि कुछ भी मुझे मिल जाए मेरे लिए ठीक रहेगा। जिस पर क्यू बार टेंडर को कहती है कि अगर ऐसा ही है तो फिर आप लोग ना एक लॉन्ग आइसलैंड आइस टी लेकर आ जाओ। ये काफ़ी हैवी थी, इसके बारे में जैन जानती थी। और वो उसे जब कहती है कि तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो कि जब वो ड्रंक हो जाएगा तो तुम उससे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लो, कहीं ये कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा। तो आगे से क्यू से कहती है कि ये तो बार है ना, यहाँ पर हम लोग ड्रिंक करने के लिए आते हैं, मैंने सही कहा ना। अभी भी खैर वहाँ पर रौनक शौनक जारी थी, म्यूज़िक प्ले किए जा रहा था और लोग डांस किए जा रहे थे। क्यू जो कि ड्रंक पी रही थी, इसी के साथ ही फिर वो कहती है कि यहाँ पर एक बार टेंडर है जिसका नाम है डैनी और वो काफ़ी अच्छी ड्रिंक्स बनाता है, लेकिन उसकी कीमत ना थोड़ी सी ज़्यादा है। मैं उन्हें सच में ट्राई करना चाहती थी। इतना सुनना ही था कि गुवैन उसे कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कब तुम्हें बोलना है और कब तुम्हें नहीं बोलना, अब तुम्हें सबको रोकना होगा। तो क्यू से कहती है कि अगर वो ऐसा प्रिटेंडिंग कर रहा है कि वो रिच है तो फिर हम भी उसे सबक सिखाएंगे, वो जल्दी हार मान लेगा और उसकी असलियत हमारे सामने आ जाएगी। क्या तुम नहीं चाहती कि हमें उसकी असलियत के बारे में पता चले। तो वो फिर मुस्कुराते हुए हैंग शाओ को बुलाती है, जबकि शाओ हैंग के मन में यही चल रहा था कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर आए हुए हैं, उनमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल भी है कि वो मेरे बिजनेस पार्टनर्स बन सकते हैं, तो मुझे अब अपने पैसों का सही से इस्तेमाल करना होगा। वो तो अपने ख्यालों में ये बातें सोच रहा था, लेकिन क्यों मन ही मन में कहती है कि लगता है कि ये ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि इसने मेरी बात नहीं सुनी। जैसे फिर उसके कानों पर क्यू की आवाज़ पड़ी थी तो उसे कहती है कि क्या तुमने मुझे दोबारा बुलाया था। वो कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था, ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर थोड़े से बोर हो गए हो, तो क्यों ना फिर हम लोग डाइस प्ले करें, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। अब उसके सामने डाइस रखा हुआ था और ये यही कह रहा था कि हमें इसे कैसे खेलना है। क्यू के पास अब डाइस आ चुका था, तो वो उससे कहती है कि क्यों ना फिर इसे एक्साइटिंग बना दिया जाए। तो वो एक शर्त रख देती है, कहती है कि अगर तुम हारोगे ना तो तुम्हें अपने कपड़े का एक हिस्सा उतारना होगा जो तुमने पहने हुए हैं, और अगर तुम हार मानते हो तो फिर इसके बदले में तुम्हें 10,000 जुआन पे करना होंगे। तो क्या तुम अभी भी ये खेलना चाहोगे। श्याओ वैंग अब उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम डाइस में काफ़ी अच्छी हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कंपनी के ऑपरेशन मैनेजर के तौर पर काम करता रहा हूँ, तो मुझे पता है कि तुम्हारी कौन सी स्किल्स हैं, मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भी जानता हूँ। तुम जहाँ पर मुझे धोखे में फंसाना चाहती क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें डाइस में नहीं हरा पाऊँगा। क्या ये किसी किस्म का ट्रिक तुम मेरे ऊपर इस्तेमाल कर रही हो ताकि तुम मुझसे कुछ पैसे ले सको। जब अपने बारे में इतनी सारी बातें सुनती है उसी के साथ ही क्यों हैरान हो गई थी। श्याओ वैंग उसे ये भी बताता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि फ़िलहाल तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही होगी कि मैं जो कि एक ऑपरेशन के तौर पर काम करता था तो मेरी तो सिर्फ पे ही 5,000 युआन थी, तो भला इतनी सी पे में अब यहाँ पर मेरा फ्यूचर कैसे ब्राइट होगा और मैं तुम्हें इतने सारे पैसे कैसे पे करूँगा अगर मैं हारता हूँ तो। मैं तो गरीब था, जो मेरे कपड़े थे वो भी बस फटे पुराने ही थे, लेकिन आज देखो मैंने लोएस के कपड़े पहने हुए हैं, टॉप ड्रायर लग्जरी ब्रांड्स पहना हुआ है। मैं तुम्हें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर गया जहाँ पर तुम लोग जा ही नहीं सकते थे, और तुम्हें लग रहा है कि मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं रिच हूँ। अब ये तो उससे खुलकर बातें कर रहा था, उसे ये भी कहता है कि मैं तो सिर्फ हाओवेन के लिए यहाँ पर आया था, मैं नहीं चाहता था कि मैं तुमसे इसके बारे में बात करूँ और इससे उसे शर्मिंदगी हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए इजी टारगेट हूँ, तो तुम मुझे जिस नज़रों से देख रही थी मुझे वो सब कुछ पता है।
जैसे उसने ये सारी खरी खरी बातें उसे सुना दी थी कि उसे अब स्क्रीन पर यही शो होता है कि ये जो होस्ट है ना, ये अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना चाहता है, और जो कोई भी दूसरों की स्कीम होती है ना, वो उसके मुंह पर ही उसे सारी बातें बता दी, उसे खरी खरी सुना दी। तो इसके बदले में इसे 1 मिलियन पॉइंट मिल गए थे। अब इसका करंट बैलेंस 1.89 मिलियन युआन हो जाता है और ये मिलियनर बन गया था। इतने सारे पैसों को देखकर ये खुश तो काफ़ी था, लेकिन फिर भी क्यू को यही बताता है कि वेल, मैं तुम्हें ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड रिच फैमिली से नहीं है। क्यू जब ये सुनती है इसी के साथ ही खुश हो जाती है, और वो अपनी फ्रेंड को ये कहने लग गई थी कि देखा, मैं बिल्कुल सच कह रही थी ना, कि ये सिर्फ ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि रिच है, लेकिन असल में ये रिच नहीं है। तो इतना सुनना ही था कि फिर श्याओ वैंग उसे कहता है कि 1 मिनट तुम सब्र तो करो, मुझे ज़रा अपनी बात तो फिनिश करने दो, मैंने तो बात ही नहीं फिनिश की और तुम कह रही हो कि मैं अमीर नहीं हूँ। उसी नज़रों से उसे देखता हुआ उसके करीब जाता है और उसे कहता है कि मैंने कहा कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड अमीर नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं गरीब हूँ। मैं तुम्हें 3 लाख युआन दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें यहाँ पर नंगा घूमना होगा। तो क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? इतना सुनने के साथ ही अब वो काफ़ी शर्मिंदा थी और उसे कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। गो बहन अब अपने बीच में आ जाती है और उसे कहती है कि ये तो तुमसे मजाक कर रही थी, तुम्हें इस बातों को मजाक में लेना चाहिए, तुम इस पर ज़्यादा गुस्सा मत करो, अब तुम बैठ जाओ और थोड़ा बहुत सा हम फिर खेल खेलते हैं। जबकि क्यू फिर उसे चिढ़ाने के लिए कहती है, तुमने अभी क्या कहा कि 3 लाख युआन? तुम तो ऐसा कह रहे हो कि जैसे कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम हमेशा बढ़ा चढ़ा कर क्यों बातें करते हो? और इतना सुनना ही था कि फिर श्याओ वैंग सभी लोगों को जो भी बार में मौजूद थे उन्हें कहता है कि तुम लोग आए हुए हैं ना, तो मैं तुम्हें 3 लाख की ड्रिंक्स आज पिलाने वाला हूँ, तो कोई भी यहाँ से ड्रिंक पिए बगैर नहीं जाएगा। इस पर सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि बॉस तुम्हारा शुक्रिया। तभी उसने अपना कार्ड भी निकाल लिया था जो कि उसके बैंक का कार्ड था, और कहता है कि जो भी यहाँ पर पैसे होंगे इसी कार्ड की मदद से पे किए जाएंगे। अब जो कार्ड श्याओ फैन ने बारटेंडर को दिया था, थोड़ी देर के बाद ही बारटेंडर उनमें से 3 लाख रख कर वो कार्ड आकर वापस उसे दे देता है। जितने भी लोग अब बार में आए हुए थे, जैसे ही इसके बारे में उन्हें पता चलता है तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आप तो सच में खुले दिल से पैसे खर्च करते हैं। वो लोग अब ड्रिंक्स पी भी रहे थे, इसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थे और ये भी कह रहे थे कि हमें नहीं पता था कि कोई यहाँ पर स्ट्रेंजर आएगा और हमें इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देगा और हमें इतना अच्छे से ट्रीट करेगा। हम बस यही दुआ करते हैं कि आपकी ज़िंदगी सुकून भरी हो। तभी उस सिस्टम पर यही मैसेज आता है कि जैसा कि इस होस्ट ने सभी को ड्रिंक्स ऑफर किए हैं और इसी की वजह से ये काफ़ी जेनरस भी है, तो इसने जितने पैसे खर्च किए थे उसके दोगुने इससे मिल जाते हैं। क्यू को जब इसके बारे में पता चलता है कि इसने तो सच में 3 लाख येन खर्च किए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी। ये जब उसके पास से गुजर रहा था तो उससे यही कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे जैसे गरीबों को हमेशा नीचा दिखाती आई हो और मैं जो थोड़े बहुत से पैसे कमाता हूँ, लेकिन चाहे जो भी हो मैंने कभी भी ये नहीं चाहा कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करो। फिर वो अजीब सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, इन द एंड तुम मेरे लिए च्यूंटी हो और कुछ नहीं। तुम हमेशा दूसरे लोगों के वैलेट के ऊपर नज़र रखती रहती हो, इसकी वजह से तुम पैसों की वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट भी होती रहती हो। ये सारी बातें सुनाने के साथ ही फिर वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसके पास ही जैन और गुवेन बैठे हुए थे। जब क्यू वहाँ पर आकर बैठती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थी। तो जैन ये देखकर इस टॉपिक के बारे में उससे बात करना चाहती थी, लेकिन क्यू इस वक्त बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट हो चुकी थी। तो वो अपनी जगह पर खड़ी होती है और अपनी फ्रेंड्स को कहती है कि मुझे अभी याद आया कि मुझे घर में काम है, तो इसलिए मुझे जाना होगा और आप अपने यहाँ पर रात एंजॉय कीजिए। जैसे वो वहाँ से गई थी तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी थी और उसकी आंखों में से आंसू भी आ रहे थे, जबकि उसके पीछे बैठा हुआ अब श्याओ वैंग उसी बटन को देखे जा रहा था। जैन फिर कहती है कि वेल, अब सभी को आगे बढ़ाया जाए, और ये भी फिर कहता है कि हाँ वैसे भी आज रात मैं ही पे करने वाला हूँ, तो तुम्हें जो चाहिए तुम ऑर्डर करवा सकते हो। वो खैर वहीं पर बैठे ही थे कि तभी एक लड़की आ जाती है, वो भी एक लाइव स्ट्रीमर थी। जैसे उसकी नज़र गाँव वैन पर पड़ती है तो उससे कहती है कि गाँव, ये तुम हो? लगता है कि आज की तुम्हारी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही थी, इसलिए तुम अपने गम को भुलाने के लिए यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए आ गई। वो उसे चिढ़ाने के लिए इसके काफ़ी करीब आकर खड़ी हो गई थी और उससे यही कहती है कि जो तुम्हारा टॉप फैन था ना, आज वो काफ़ी वीक दिखाई दे रहा था। लगता है कि वो तुम्हें फ्यूचर में कोई भी रॉकेट नहीं सेंड करने वाला। मैंने सही कहा?
तो ये उससे कहती है कि फ़िलहाल तो मैं काम पर नहीं हूँ, जब मैं काम पर होंगी तभी हम इसके बारे में बात करेंगे, तो तुम्हें ये टॉपिक अभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वही लाइव स्ट्रीमर फिर से टच करते हुए कहती है कि तुम हमेशा ऐसे प्रेटेंड करती हो कि तुम काफ़ी इनोसेंट हो, लेकिन अब ये इतना पॉपुलर नहीं रहा, हर किसी को पता चल चुका है। तुम अपने चार्म को किसी के ऊपर अब फ्लोट नहीं कर सकती। तुम्हें अब पता होना चाहिए कि तुम्हारी प्योरिटी ख़त्म हो चुकी है। तो तभी ये फिर उसका हाथ साइड पर धकेलते हुए कहती है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं जो करूँ जो ना करूँ, ये मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से गुजारूंगी। तो वो लाइव स्ट्रीमर उससे कहती है कि ओह कम ऑन, अब तुम इतनी भी ना बनो। वो फिर उसके साथ बैठ जाती है। ये देखकर वो हैरान हो गई थी और वूमेन उससे कहती है तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो। तो इस पर वो कहती है कि वेल, हम इस अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस कर सकते हैं। अब हमारे पास एक अच्छा मौका है, तो क्यों ना लाइव स्ट्रीम कर दिया जाए और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ज़्यादा फेमस हूँ या तुम ज़्यादा फेमस हो। वो जल्दी से फिर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को ऑन करते हुए कहती है कि हे एवरीवन, मैं आज बार में वूगन से मिल चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो क्यों ना आज हम लाइव आएँ, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। लेकिन ये देखो, वूवैन किस तरह मुंह बनाकर बैठी हुई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो क्यों ना आप लोग ही इस बात को लेकर मनाएं कि ये मेरे साथ डांस कर ले। वूवैन ने जैसे ही अपना फ़ोन ओपन किया तो वहाँ पर उसे काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए थे। उनमें से कोई जिसे सपोर्ट करके कह रहे थे कि तुम उसे खूब मदद सिखाओ, और एक का तो ये भी आता है कि क्या तुम डर गई हो, अगर तुम उसके साथ नहीं करना चाहती तो मैं ये बात समझ सकता हूँ। इन्हीं मैसेजेस को रिसीव करने के साथ ही वो तो सैड बैठी हुई थी, लेकिन जो उसके साथ उसकी दोस्त लाइव स्ट्रीमर बैठी थी वो मन ही मन में यही कह रही थी कि जितने भी इस इंडस्ट्री के बिग शॉट्स हैं उन्होंने कहा है कि मैं हाओ वैन को पीछे छोड़ सकती हूँ, वो मेरी इसमें मदद करेंगे, और वैसे भी मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो भला मैं इसे कैसे ज़ाया होने दूँ। और अब मुझे लगता है कि वो वक्त आ चुका है, जब मैं इसके साथ डांस करूँगी वो मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इसे सरपास कर जाऊँगी और इससे इसी की औकात पता चल जाएगी। वूवैन जो कि अभी भी अपने ख्यालों में बैठी थी, तभी उसे किसी की कॉल आ जाती है। तो वो उससे कहती है कि क्यों ना मैं इस कॉल को अटेंड करूं, और ये कॉल उसके बॉस की थी। तो उसका बॉस उससे यही कह रहा था कि हाओ वैन, तुम्हें अभी ये लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करना होगी, तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, तुम ट्रेंडिंग में आ सकते हो, इसे मिस मत करना। जबकि ये उसे कहती है कि फ़िलहाल मेरी जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं परफॉर्म कर पाऊँगी। इतना सुनना ही आया था कि उसका बॉस गुस्से से उससे कहता है कि हमने तुम्हें ऑलरेडी ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए पे किया हुआ है, तो अब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें चाहे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, तुम्हें फिर भी डांस करना होगा, वरना फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये अपने बॉस को कहती है कि ठीक है, मैं अभी डांस करती हूँ। जबकि उसकी फ्रेंड जो कि अभी भी लाइव स्ट्रीमिंग में अपने फैंस को ये बता रही थी कि क्या ये छुपाने में बहुत बुरी है, क्या ये इतनी डेडिकेटेड नहीं है या हार्ड वर्किंग नहीं है जितना ये हमें दिखाती है। जब से ही उसने फिर उसे देखा था, जो उसका फेस भी उतरा हुआ था, तो कहती है कि देखो देखो वो तो यहाँ पर आ गई। उसका उतरा हुआ चेहरा देखते साथ ही कहती है कि वैन मैन, क्या तुम इस सब की वजह से डरी हुई हो। तो वो कहती है कि नहीं, तो चलो हम अब लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करते हैं। वो दोनों ही फिर लाइव स्ट्रीम करके डांस करना शुरू कर देती हैं। अब इनका यह मुकाबला था कि इनमें से ज़्यादा सपोर्ट किससे मिलती है। जैन ने जैसे ही अपना फ़ोन निकाला था ताकि इन दोनों की स्ट्रीमिंग देख सके, तो उससे मालूम होता है कि जीजी को काफ़ी सारे रॉकेट्स मिले हैं, और इतना ही नहीं बल्कि उसे काफ़ी सारी यास्ट भी मिली थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर गूवैन तो उससे हार जाएगी। जाई अब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि वो तो जानती थी कि ये स्ट्रीमिंग वही जीतने वाली है। गूवैन जो कि सैड भी थी, वो बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो उसके फैंस यही कह रहे थे कि क्या ये सिर्फ हाई टेक का इस्तेमाल करके ही हमें अच्छा दिखाने की कोशिश करती थी। आज देखो इसकी जो परफॉर्मेंस है कितनी ज़्यादा पुअर है, हमें नहीं पता था कि ये जाई से हार जाएगी। जब वोटिंग की बारी आती है तो ये वोटिंग में भी हार गई थी, और अब नीचे फैंस इसी के बारे में बात कर रहे थे कि हमें नहीं लगा था कि ये टॉप स्ट्रीमर होगी और इतने कम वोट्स मिलेंगे। कहीं इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये अब टॉप स्ट्रीमर रहने के काबिल नहीं है। उसके कुछ तो फैंस उसे सपोर्ट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बाकी दूसरी के फैंस ये कहने लग जाते हैं कि देख नहीं रहे हो कि वो कितनी ज़्यादा पुअर है, और देखो उसने तो बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता। और आज देखो कि ब्रदर शाही नहीं है तो इसे कोई भी रॉकेट नहीं सेंड किया जा रहा। लगता है कि ब्रदर शाही था जो कि इसे ऊपर उठाकर फिर रहा था और वही इसे सपोर्ट करता था। छियाओ बैंग ने भी जैसे फिर अपने फ़ोन उठाया था तो वो भी इन सारे कमेंट्स को रीड कर रहा था, और इन सारे फिर कमेंट्स को रीड करने के साथ मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो तुम लोग गंदा खेल खेलना चाहते हो, हाँ इसमें अब काफ़ी मज़ा आएगा।
अब शाओ वैंग ने उसे एक रॉकेट सेंड किया था। इस रॉकेट को देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि इस रॉकेट की वजह से उसे अब मोटिवेशन मिली थी। और इसी मोटिवेशन का यूज़ करते हुए वो काफ़ी खुश भी हो गई थी और डांस करना भी शुरू करती है और अपने बिग ब्रदर को उस रॉकेट के लिए थैंक्स कहती है। शाओ वैंग यहाँ पर कहाँ बस करने वाला था, तो वो उसे तभी सेकंड रॉकेट सेंड करता है, थर्ड रॉकेट सेंड करता है और फिर फोर्थ रॉकेट सेंड करता है। और वो बार बार उसे थैंक्स कही जा रही थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। शाओ उसे बार बार वही स्टिकर सेंड करता रहता है, इससे वो खुश होती रहती है और उसे बार बार थैंक्स कहती रहती है। लेकिन उसके साथ जो जाइए खड़ी हुई थी वो अब काफ़ी परेशान हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बिग ब्रदर कौन है जो कि इसे इतने सारे रॉकेट सेंड कर रहा है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मुझे लगा था कि इसे हराने में मुझे बिल्कुल काफ़ी आसानी होगी, लेकिन इसका ये हिडन बिग ब्रदर है कौन जो कि इसे इतना सपोर्ट कर रहा है। और अब जो नीचे लोग कमेंट करने वाले थे ना, वो यही कहते हैं कि लगता है कि अब वोटिंग तो एक दफ़ा पास हो गई है, क्योंकि बिग ब्रदर ने जो उसे रॉकेट सेंड किए थे इसकी वजह से अब लोगों की ओपिनियन भी चेंज होना शुरू हो जाती है। और जाइए ने जैसा ये सब कुछ देखा था उसी के साथ ही और ज़्यादा परेशान हो गई थी। और वो ये कहने लग जाती है कि वैसे वो इतने सारे पैसे ऐसे क्यों सेंड कर रहा है, उसे इतने सारे पैसे ऐसे नहीं स्पेंड करने चाहिए अब, क्योंकि उसे पता था कि उसके लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। जबकि कू वैन अभी भी डांस कर रही थी और इसी के साथ साथ बिग ब्रदर को कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे रॉकेट सेंड किया। और मन में ये भी कहने लग जाती है कि लगता है कि अब ये बहुत ज़्यादा ही हो गया है, वो बोला मुझे इतने सारे रॉकेट क्यों सेंड कर रहा है। और नीचे जो कमेंट्स करने वाले थे उनमें से एक बंदा कहता है कि आखिर ये बिग ब्रदर है कौन है, उसने अभी तकरीबन 1 मिलियन जुआन के इसे रॉकेट सेंड कर दिए हैं, बोला उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। तो नीचे एक और कमेंट आता है जो कि ये कहता है कि शायद एजेंसी इसके प्रमोशन के लिए इतने पैसे सेंड कर रही है। तो उसके नीचे एक और बंदा उससे जवाब देते हुए कहता है कि भला तुम्हें पता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है 60 से 70% काट ले लेता है, कोई एजेंसी इतनी बेवकूफ़ होगी जो कि किसी को प्रमोट करने के लिए इतने पैसे रखेगी। शियाओ हैंग भी साइड पर बैठा हुआ उन्हें तो ये सब कुछ सेंड किया जा रहा था। फिर खैर उन्हें कहने लग जाता है कि क्या कोई पॉइंट है कि अब इस स्ट्रीमिंग को और ज़्यादा कंटिन्यू किया जाए, क्यों ना अब मुझे लगता है कि इसे बस कर दी जाए। तो इसके सामने अब सिस्टम की स्क्रीन शो होना शुरू हो जाती है। सिस्टम उसे ये कहने लग गया था कि तुम तो यहाँ पर पैसों को वाटर की तरफ बहा रहे हो, लगता है कि तुम्हें हम पीछे रह जाएंगे। नहीं, हम पीछे नहीं रहने वाले, तो हम भी तुम्हें इसके लिए 5 मिलियन युआन और दे रहे हैं। अब उसके पास जैसा कि 5 मिलियन युआन आ गए थे तो ये फिर से कली के ऊपर हाथ रख के खड़ा हो गया था, लेकिन वो ऐसा भी शो करवाता कि किसी को भी उसके बारे में पता ना चले कि वो रॉकेट सेंड करने वाला वही है। जबकि वहीं पर खड़ी और साथ में जैन कहती है कि भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इवन वैन वैन ने भी अब डांस करना बंद कर दिया है और वो अभी उसे पैसे सेंड किए जा रहा है, कहीं गलती से तो उसने क्लिक नहीं काट दिया। लेकिन शियाओ वैंग वाला कहाँ बाज आने वाला था, उसे जब भी मौका मिलता था वो उसे रॉकेट सेंड करता रहता था। अब उसने काफ़ी सारे रॉकेट सेंड कर दिए थे कि बाकी के लोग भी अब इसी के बारे में बात करने लग जाते हैं। अब ये जो टॉपिक था ये ट्रेंडिंग पर चला जाता है और हर कोई इसी की स्ट्रीमिंग देखना शुरू कर देता है। इतने सारे रॉकेट्स को हासिल करने के साथ ही अब इसे भी एक दफ़ा तो पसीना आ गया था और ये उसे ये कहने लग जाती है कि ज़रा मुझे थोड़ा सा सांस तो लेने दो, तुम मुझे और कितने रॉकेट सेंड करोगे। लेकिन शियाओ वैन तो अभी भी बाज नहीं आता, वो फिर से उससे रॉकेट सेंड करना शुरू कर देता है। तभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है और हर तरफ ये न्यूज़ फैल जाती है कि एक बंदे ने वैन वैन को पूरे 2000 रॉकेट सेंड कर दिए हैं। और तभी हम वैन वैन के बॉस को भी देखते हैं जो कि अपने फ़ोन पर यह सब कुछ देखे जा रहा था। वो भी अब काफ़ी हैरान था कि आखिर इसके पीछे किस बंदे का हाथ हो सकता है। तो वो यही डिसाइड करता है कि मैं भी वहाँ पर जाकर देखूँ कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। और वो तो शाओ तो उसे रॉकेट सेंड कर ही रहा था कि तभी ही वहाँ पर जो बाकी के शोई के भी फैंस थे वो भी उसे रॉकेट सेंड करना शुरू कर देते हैं, जिसमें किंग लाओ ने भी उसे एक रॉकेट सेंड किया था और लॉन्ग टर्म एक्वेंटेस ने भी उसे 5 रॉकेट सेंड कर दिए थे। और ये देखकर वो खुश हो जाती है और कह दिया कि फैमिली मैंने जो पैसे खर्च किए थे और बड़े बड़े लोगों से बात की थी वो मेरी हेल्प करने को आगे हैं। और जिन जिन बंदों ने से रॉकेट सेंड किए थे ये भी फिर उन्हें थैंक्स कहने लग जाती है, जैसा कि एक ब्रदर टाइम ट्रैवलर था ये उसे थैंक्स कहती है। फिर उसे एक रॉकेट और काम की वजह से मिला था तो वो उसे भी थैंक्स कहती है। और जो टाइम ट्रैवलर ब्रदर था वो उसे 5 और रॉकेट सेंड कर देता है तो ये फिर उसे दोबारा थैंक्स कहती है। और अब अंदर ही अंदर काफ़ी खुश भी हो गई थी। वो फिर वूमैन को देखते जो कि अभी भी डांस कर रही थी और उसे देखने के साथ ही कहने लग जाते हैं कि मेरा ये जो टॉप फैन है ना वो यही चाहता है कि मैं उसे अपनी प्राइवेट वीडियो बनाकर सेंड करूं। वो काफ़ी रिच भी है, जेनरस भी है, इसलिए तो मुझे इतने सारे रॉकेट सेंड कर रहा है। तो मेरे पास भी एक चांस था तो भला मैं इस चांस को कैसे मिस कर सकती थी। अब इसी के साथ एक्साइटिंग में और ज़्यादा डांस करती रहती है और इसे बार बार अब रॉकेट्स मिलना शुरू हो गए थे। ये बार बार उन्हीं को थैंक्स कहती रहती है। एक दफ़ा तो फिर ये रॉकेट्स वाली जगह भी रुक गई थी और लोग कहते हैं कि क्या इन दोनों के रॉकेट्स अब बराबर हो गए हैं जो ये चीज़ रुक गई है। जियाओ वैंग जो कि साइड पर बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा था तो कहता है ओह अच्छा, तो तुम और खेल खेलना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी इसके लिए फिर से तैयार हूँ।
और इसी के साथ ही इसने उसे पूरे 100 रॉकेट सेंड कर दिए थे। जैसे वैन मैन को 100 रॉकेट्स मिलते हैं तो इस सिस्टम पर ये शो होता है कि जिसका होस्ट है ना काफ़ी औसम है, वो हमेशा से ज़िंदा रहे और कांग्रेचुलेशन, तुमने टॉप फैन को भी हरा दिया। तो इसके लिए उसे 10 मिलियन बोनस मिल गया था। ये भी अभी कहाँ रुकने वाला था कि तभी है ये 500 और रॉकेट्स मैन को सेंड कर देता है। तो इस पर फिर से सिस्टम पर ये शो होने लग जाता है कि कांग्रेचुलेशन, ये अब न्यू टॉप बिग ब्रदर बन गया था और इस वजह से इसे 10 मिलियन बोनस भी मिल जाता है। और इतने ज़्यादा रॉकेट्स पाने की वजह से लाजमी सी बात थी कि गू वैन ने जीतना था और गू वैन को विनर घोषित कर दिया जाता है। जैसे वो विनर बन गई थी तो सभी के सपोर्ट्स के लिए उन सभी को थैंक्स कहती है। वो अभी उसे थैंक्स कही जा रही थी कि तभी उसे बिग ब्रदर ने 1000 और पॉइंट सेंड कर दिए थे। तो वैन तो अभी भी वहाँ पर काफ़ी शॉक खड़ी थी, उससे समझ में नहीं आ रहा था कि ये है कौन। और जबकि सॉन्ग को तो ये शो होने लग जाता है कि उसने जैसा कि ये सब कुछ कर लिया है तो उसे 10 मिलियन तो बोनस पॉइंट मिल ही गया था, क्योंकि वो डेली का डोनेटर जो बन गया था। इसके साथ साथ सिस्टम उसे 1 मिलियन बोनस और भी दे देता है, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट था, क्योंकि इसने अपनी इतनी फिंगर का इस्तेमाल किया था कि वो नरम पड़ गई थी। और इतने सारे रॉकेट्स और इतने सारे व्यूज़ को पाने के साथ ही फिर वो बिग ब्रदर को कहती है कि तुम्हारी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला, इतनी ज़्यादा अटेंशन मिली है, और ये पहली दफ़ा ही हुआ है कि मेरे जो व्यूज़ हैं वो मिलियंस क्रॉस कर गए हैं। तो तुम्हारा बहुत बहुत एक दफ़ा से फिर से शुक्रिया। और वो बिग ब्रदर को ये भी कहती है कि बिग ब्रदर, मैं जानती हूँ कि इन पैसों को अर्न करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होगी, तो तुम अब मेरे ऊपर इतने ज़्यादा पैसे वेस्ट मत करो, बल्कि इनका कहीं और यूज़ कर लेना। तो उसने ये जो बात कही थी उसके व्यूअर्स ये बात सुन लेते हैं तो ये कहने लग जाते हैं कि देखा यार, ये कितनी ज़्यादा रहमदिल है। हमने पहली दफ़ा किसी ऐसे लड़की को देखा है जो कि दूसरे को समझा रही हो कि वो अपने पैसे वेस्ट ना करे। ये तो सच में दिल की काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए तो हम तुमसे प्यार करते हैं। और जाई ने भी फिर जैसे अपने फ़ोन को चेक किया था तो तभी उससे मालूम होता है कि उसकी तो फेम कम हो गई है। और वह कहती है कि मैंने ये सब कुछ किया इसलिए किया था कि ये सब कुछ ज़ाया जाए, और ऊपर से मैंने तो हाउ को और ज़्यादा फेमस कर दिया है। और इसी के साथ ही वो अब काफ़ी गुस्से में भी खड़ी हुई थी और वो ये कह रही थी कि इसे टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डोनेशन मिल गए और ऊपर से मिलियंस ऑफ ऑनलाइन व्यूज़ भी मिल गए। ये सिंगल डे की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इवन टॉप स्ट्रीमर भी इस प्लेटफॉर्म पर ये सब कुछ अचीव ना कर सके जो उसने अचीव कर लिया। और श्याओ वैंग जो कि बैठे बैठे अब काफ़ी बोर हो गया तो अपनी जगह पर खड़ा होता है और अपने दोस्तों को कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि अब हमें घर जाना चाहिए क्योंकि मुझे नींद आ रही है। तभी इसकी नज़र फिर लू पर पड़ जाती है तो ये मिस लू को कहने लग जाता है कि तुम्हें भी नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि तुमने भी अच्छा काम किया और काफ़ी बड़े बड़े बिग ब्रदर्स भी हैं जो कि तुम्हें सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं। बस तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करना होगी और तुम एक दिन ज़रूर वैन को क्रॉस कर लोगी। तो जैन ये सुनने के साथ ही अपनी फ्रेंड को कहती है कि वैन, तुम्हें लगता नहीं है कि श्याओ ने जो उससे कहा है इसकी वजह से सिर्फ लू को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। तो इस पर वैन उससे कहती है कि ज़रा तुम खामोश रहो क्योंकि हम इसमें नहीं आना चाहते। और बिल्कुल जैसा उसने कहा था सबकी वजह से सिर्फ लू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन उसके गुस्से की किससे परवाह थी। तो ये दोनों फिर श्याओ को फॉलो करते हुए बाहर आ जाती हैं। अब वो लोग जैसे ही बाहर से वापस आए थे इसी के साथ ही जैन कहती है, क्या तुमने लू का फेस देखा था कि वो कितनी पेल हो गई थी? अब तो वो शायद खुद की पिटाई कर रही हो क्योंकि उसने जो आज का प्लान बनाया था वो तो नाकाम हो गया। फिर वो जल्दी से गू वैन के पास जाती है और उसे कहने लग जाती है कि वेल, अब तो मैं भी तुम्हारे जो बिग ब्रदर हैंगे उससे काफ़ी इम्प्रेस हो चुकी हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ और उससे मिलना भी चाहती हूँ कि वो नंबर 1 टाइकून ऑफ द श्वानशन प्लेटफॉर्म जो है, तो इससे मिलना तो बनता ही है। लेकिन गू वैन उसकी इस बात का कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही थी। तो इस पर वो उसे कहती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम तो इसको लेकर की तरह प्रॉपर भी एक्साइटेड नहीं हो। जिस पर गू वैन अपनी फ्रेंड को बताती है कि वेल, अब तो मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी अनवर्दी हूँ। मैंने इस फैन के बारे में कभी नहीं पहले सुना था, अचानक से वो प्लेटफॉर्म पर आता है और मुझे इतने सारे पैसे दे देता है, इससे मुझे काफ़ी अनईजी लग रहा है। उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ जैन काफ़ी शॉक्ड थी और फिर उसे कहती है कि मुझे इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसे यहाँ पर गॉड ने भेजा है। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो उसके क्लोज जाने की कोशिश करती, क्योंकि आज उसने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प जो की थी। लेकिन अगर तुम्हें मेरी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम ऐसा करोगे, ज़रा मुझे अपना फ़ोन देना, क्योंकि मुझे इसे एक प्राइवेट मैसेज सेंड करना है। जैसे गूमैन ने उसे अपना फ़ोन दिया था इसी के साथ ही वो उस फ़ोन से उसे प्राइवेट मैसेज सेंड कर देती है। तभी ही पीछे खड़े हुए उसको भी मैसेज रिसीव हुआ था। जैसे उसे मैसेज रिसीव होता है कि उसकी टोन सुनने के साथ ही वो दोनों लड़कियां उसकी तरफ हैरानी से देखती हैं और उसे ये कहने लग जाती हैं कि क्या तुम्हें भी मैसेज रिसीव हुआ। जैन को तो अब उसके ऊपर शक होने लग गया था और वो उसे कहने लग जाती है कि मैंने अभी यहाँ पर किसी को मैसेज सेंड किया और तुम में श्वानशीन ऐप की ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिसीव हुई।
क्या तुम ही तो वो नहीं हो जो कि इससे पैसे सेंड कर रहे थे? जैन की ये सारी बातें सुनने के साथ अब तो गू वैन को भी उसके ऊपर शक होने लग गया था। शाओ वैंग अपनी दोनों फ्रेंड्स को बताता है, तुम दोनों मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? ये ज़रूर कोइंसिडेंस होगा, तुमने जिसे मैसेज सेंड किया और मुझे सेम टाइम पर रिसीव हुआ। वो दोनों को फिर ये भी बताता है कि तुम दोनों को तो पता ही है कि मैंने अभी भी अपनी जॉब को क्विट किया है, इसलिए मेरे पास जो पुराने प्राइवेट मैसेजेस पड़े थे उनके साथ ही मैं डील कर रहा हूँ। तो अपने ज़हन में ऐसा मत सोचो कि इसे पैसे भेजने वाला वो अमीर लड़का मैं हूँ। उन दोनों को उसकी बातों के ऊपर ज़रा बराबर भी यकीन नहीं था। और वहीं पर खड़ी हुई फिर गू वैन उसे कहती है, थोड़ी देर पहले तुमने मिलियंस खर्च कर दिए और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास जरूर बिलियंस होंगे। शाओ वैंग उन दोनों को कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारे ऊपर बस थोड़े बहुत से पैसे खर्च किए हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें एक कुछ मिनटों में मिलियंस ऑफ डॉलर सेंड कर दूं। अभी भी उसकी बातों को उन दोनों के ऊपर कोई भी यकीन नहीं आ रहा था। जैन उसे कहती है कि मुझे लगता है कि जो बिग बिरदर वैंग है उसके भी एंड में वैंग आता है, और शाओ वैंग तुम्हारे नाम के एंड में भी वैंग आता है, कहीं ये तुम तो नहीं हो? इतना सुनने के बाद ही गूवैन फिर उससे पूछ लेती है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ सकती हूँ। जिस पर ये उसे कहता है कि मैं तो लॉन्ग न्यू सिटी रहता हूँ। वेल, ये तुम्हारे रास्ते में ही है, तो मैं यहाँ पर कैब ले लूँगा। तभी साइड पर से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ थी गाओवैन। गाओवैन जैसी वो आवाज़ सुनती है उसी के साथ ही हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे वो आवाज़ देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस था। उसका बॉस आकर कहने लग जाता है, मैंने भी तुम्हारी स्ट्रीमिंग देखी थी, उसके बैकग्राउंड से मुझे पता चल गया कि तुम फोयू के पार में आई हुई हो, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमसे मिलने के लिए यहीं पर आ जाऊं। कि तभी फिर उसकी नज़र गाओ वैन पर पड़ गई थी और वो फिर शाओ वैन को कहने लग जाता है कि तुम तो फार्मर एम्प्लॉय हो ना, तुम्हें तो कंपनी से निकाल दिया गया था, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ज़रूर तुम्हें यहाँ पर गाओ वैन ने इन्वाइट किया होगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि तुम यहाँ पर आकर बार में खुद के पैसों से यहाँ पर दूसरे लोगों को एंजॉय करवा सको। जिस पर गाओ वैन उसे बताती है, नहीं बल्कि वो हम लोग हैं जो कि इसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। इसने आज हमें डिनर ट्रीट किया और इसके बाद ड्रिंक्स के लिए यहाँ पर लेकर आ गया। इतना सुनना ही था कि गाओ वैन का बॉस तो अब काफ़ी हैरान था और वो गाओ वैन को कहने लग जाता है, तुम ज़रूर मेरे साथ कोई मजाक कर रही होगी, क्योंकि इसके पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि ये तुम्हें यहाँ पर आकर कोई ट्रीट वगैरह दे सके। ये तो एक पुअर गाय है, और जब मैं इस बार में आया तो मुझे थोड़ा बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से मिली है। आज जितने भी लोगों ने ड्रिंक्स पिए हैं उसके पैसे एक मिस्टीरियस बंदे ने खर्च कर दिए, तो भला इसके पास इतने पैसे कहाँ थे कि ये तुम्हें ड्रिंक्स पिला सकता? तो ये उस बंदे के पैसों से तुम्हें एंजॉय करवा रहा है, मैंने सही कहा ना? वो फिर जल्दी से शाओ वैंग के करीब आता है और उसे आकर कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हारी ज़बान काफ़ी मीठी है, इससे तुम दूसरी लड़कियों को ललचाना अच्छी तरह जानते हो। जैन को ये बातें सुनने के साथ ही काफ़ी गुस्सा आ गया था, तो वो बॉस को कहने लग जाती है कि मैनेजर जी, आज रात ही शाओ वैंग की था जिसने हमें ट्रीट दी थी। उसके बात करने का ये लहजा बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो बॉस ही उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझसे इस तरह बात करो? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कुछ थोड़े बहुत से फैंस हैं, लेकिन इन फैंस की बेस पे तुम मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकती। और ऊपर से मैं तुम्हें एक और बात भी क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम्हारे जितने भी फैंस हैं वो सारे के सारे फेक हैं। ये बात अब जैन को आज पहली दफ़ा पता चली थी, इसी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। बॉस वो अब उससे मज़ीद चीज़ें क्लैरिफाई करते हुए कहता है, क्या तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पहले नहीं पता था? जो तुम्हारी कंपनी है उन्होंने तुम्हें प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे पैसे खर्च किए, इवन उन्हें कुछ फेक फॉलोअर्स भी खरीदने पड़े, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम सारा दिन मेकअप करती रहती हो, तो तुम्हारे इतने फैंस वाला कैसे बन जाएंगे? और ऊपर से तुम्हें कोई ज़्यादा एड्स भी नहीं मिलते, क्योंकि तुम्हें कोई क्यों देखना चाहेगा? अब तुम कंपनी के लिए लूजिंग एसेट बन रही हो। तुम्हें गाओ वैन से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि एक रात डांस करके उसने मिलियंस कमा लिए, और तुम अपनी बताओ कि तुम्हें तो कोई एड्स भी नहीं देना चाहता। और अगली दफ़ा जब भी तुम लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जाओ तो थोड़ा कम मेकअप लगा लेना, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें प्योरिटी के तो लोगों को दिखानी नहीं है। अब उसी की सारी बातें सुनने के साथ ही जैन को काफ़ी गुस्सा आ गया था, लेकिन जब बॉस से ही गाओ वैन से बात करने लगता है उसी के साथ ही उसकी टोन चेंज हो जाती है और वो उसे कहने लग जाता है कि मैंने सुना था कि तुम डांस स्ट्रीमर को छोड़ना चाहती हो, अब तुम इस शोबे में दोबारा नहीं रहना चाहती, मैंने सही कहा ना? और जहाँ तक आई रात की बात रही तो आज की स्ट्रीमिंग से तुमने काफ़ी सारे पैसे कमा लिए हैं। अब तुमने एक अच्छा काम किया तो मैं इसके बारे में बॉस से ज़रूर जाकर बात करूँगा, और मैं तुम्हें हो सकता है कि किसी टीवी ड्रामे में सपोर्टिंग रोल भी दिलवा दूँ।
फिर वो अपना हाथ उससे टच करने के लिए आगे बढ़ाते हुए उससे कहता है, हो सकता है कि तुम्हारी ये सारे जो ख्वाब हैं पूरे हो सकें, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक रात के लिए मेरे साथ सोना होगा। और इससे पहले कि वो अपने हाथ से टच करता, तभी ही शाओ वैंग अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ को टच करने से पहले रोक लेता है। और वह गुस्से से बॉस को कहने लग जाता है कि तुम्हें थोड़ी बहुत सी रिस्पेक्ट शो करना होगी। तो मैनेजर ही अपना हाथ पीछे की तरफ खींचते हुए उसे कहता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है, तो तुम यहाँ पर भला हीरो की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या तुमने उसे यहाँ पर रिसोर्सेज प्रोवाइड की थी? क्या तुमने उसके ऊपर पैसे लगाए थे जब तुम उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए उसके सामने खड़े हुए हो? तुम एक टुच्च हो, तुम एक नीच हो, तो इसलिए मेरे सामने से तुम दफा हो जाओ। गाओ वैन जो कि शाओ वैंग को ही देखे जा रही थी, क्योंकि किस तरह वो उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए उसके सामने खड़ा हुआ था। तो फिर वो मैनेजर ही को कहने लग जाती है कि अगर तुमने दोबारा मुझे हैरेस करने की कोशिश की तो जो हमारा और तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसे मैं टर्मिनेट कर दूंगी। मैनेजर ही इतना सुनने के साथ ही हंसते हुए कहता है, वो अच्छा तो तुम अपना टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने हमारे साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो तुम्हें 1 साल लग जाएगा। 1 साल के बाद ही तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती हो, क्योंकि अगर तुमने अभी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया तो तुम्हें 10 मिलियन पेनल्टी के तौर पर देने होंगे। और क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम उन पैसों को अभी चुकाओ? जिस पर गाँव वाली उसे कहने लग जाती है, तुम्हें तो पता ही है कि आज मैंने मिलियंस अर्न किए हैं, और ये जो मेरी पुरानी सेविंग्स अगर मैं उसे मिलाऊं तो क्या मैं 10 मिलियन अफोर्ड नहीं कर सकूंगी? कि फिर उसकी ये बातें सुनने के साथ मैनेजर ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जो आज तुम के इन्फ्लुएंसर्स हो ना, तुम पहले के तौर पर प्रोड्यूसर के तौर पर काम करती हो। एंशिएंट टाइम में भी तुम्हारी ऐसे ही पैसे लगाए जाते थे। तुम लोग अपनी इस आर्ट को बेचते हो। अब तुम मुझे ऐसा मत दिखाओ कि तुम अभी तक प्योर हो, तुम ज़रा बराबर भी प्योर नहीं हो। फिर वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उसे यही कहता है कि वेल मैं तुम्हारे साथ अब नेक्स्ट बात करूँगा। अगर तुमने पेनल्टी भी पे कर दी उसके बावजूद भी कंपनी तुम्हें ऐसा ही अपने हाथों से नहीं जाने देगी, क्योंकि अब ऐसा कौन चाहेगा कि तुम एक कैच काऊ के तौर पर हमारे लिए काम करोगी तो तुम्हें ऐसे ही अपने हाथों से जाने दिया जाए। और ऊपर से अगर तुम हमारे साथ काम नहीं करोगी तो मेरे बॉस के सिर्फ एक वर्ड के कहने पर तुम्हें कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा तुम्हें इंडस्ट्री में कोई भी काम नहीं देगा। ये सारी बातें सुनने के साथ ही तभी ही शाओ बीच में आ गया था और उसे कहता है कि अगर ये लीव नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारी मीडिया कंपनी को ही खरीद लूँगा, और जब मैं तुम्हारी कंपनी को खरीदूंगा जिसके बाद जो बंदा अपनी जॉब छोड़कर जाएगा वो गाँव वैन नहीं बल्कि वो तुम होगे। मैनेजर ही ने जैसे ये बात सुनी थी उसी के साथ ही वो थोड़ा सा परेशान हो गया था। फिर सडनली वो अपने एक्सप्रेशन चेंज करता है और उससे कहने लग जाता है कि वाह ये तो काफ़ी इम्प्रेसिव है, और अपने हाथों से उसे टच करते हुए ये भी कहने लग जाता है कि मैं बस उसी दिन का वेट करूँगा जब तुम हमारी कंपनी को खरीदोगे और मुझे उससे निकाल लोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। अब वहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा बोरियत फील हो रही थी और कहता है कि तुम लोगों की बातें सुनने के साथ ही अब मैं काफ़ी अनवाय हो गया हूँ। फिर वो साइड पर चलता हुआ लोगों को यही कहने लग जाता है, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि आखिर तुम लोग मेरे सामने शो ऑफ क्यों कर रहे थे। अब उसके जाने के बाद ही जैन खुद से कहने लग जाती है कि वेल इसने जो भी कहा कि मेरे सारे फैंस फेक हैं, क्या वो सच है? उसकी सैडनेस को देखने के साथ ही गाँव वैन अब गौर से उसे देखने लग जाती है। जैन अभी भी वहीं पर साइड खड़ी हुई थी और वो यही कहने लग जाती है कि जितने भी लाइव स्ट्रीम में करती थी और मुझे लगता था कि जो फैंस मेरे ऊपर पैसे लगा रहे हैं असल में मेरे फैंस ही नहीं बल्कि कंपनी के हायर किए हुए कुछ बंदे थे। इन्हीं सारी बातों को याद करके वो रोना भी शुरू कर देती है कि गाँवन फिर उसके हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे लोगों को जानती हूँ जो कि तुम्हारी मेकअप की लाइव स्ट्रीम को काफ़ी पसंद करते हैं और वैसे उनमें से ज़्यादातर तो तुम्हें पसंद भी करते हैं। ये तो बस ये इसलिए कह रहा था कि ताकि तुम्हें मैनिपुलेट किया जाए और तुम्हें ये बताया जाए कि हर तुम्हारे ऊपर जितने भी लोग पैसे खर्च करते हैं वो कंपनी के ही लोग हैं। अगर तुम कंपनी छोड़कर जाओगी तो तुम्हें इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हें फ़िलहाल इन सारी बातों को अपने दिमाग से निकालना होगा। तुम्हें अब बिल्कुल भी अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एक सकम बैग है। वही से ये सब कुछ समझाने के साथ ही उसकी नज़र शाओ वैंग पर पड़ी थी, तो वो शाओ वैंग को ये कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी काफ़ी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आज तुम मेरे लिए खड़े हुए। और वो जैन को भी यही कहती है कि तुम्हारा भी मैं शुक्रिया कहूँगी क्योंकि तुमने आज काफ़ी सारी चीज़ों को क्लैरिफाई किया है, और इतना ही नहीं बल्कि तुमने ही शुई को काफ़ी गुस्सा भी दिलाया। ये देखकर मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो जैन फिर अपने आंसू साफ करते हुए उसे यही कहती है कि अगर ये तुम्हारे लिए ना होता तो हमें पता भी ना होता कि वो हमें कितना चीज़ें सिखाता रहता है।
वो हमें क्या समझता है और हमारी उसकी नज़रों में क्या औकात है। इसी के साथ ही फिर गुस्से से अपना पाँव ज़मीन पर मारते हुए कहती है कि वो एक बहुत बड़ा शोल है। गाँव वान को पता चल गया था कि अभी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, तो फिर वो चाव को कहने लग जाती है, तुम्हें पता है कि हम सिर्फ कोलीग्स हैं, तो इस तरह मेरे लिए तुम्हें खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी। तो आगे से चाओ वैंग मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि असल में कुछ टाइम से मैं भी उसे डिसलाइक करना शुरू कर दिया था, बस मुझे एक मौका चाहिए था कि जब मैं उसकी बेइज्जती करूं, तो वो मौका मुझे आज मिल गया। ये सारी बातें सुनने के साथ ही फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे कहती हैं कि वेल, मुझे नहीं पता कि हम पहले इतना अच्छे से मिले होंगे, लेकिन आइंदा जब हमारी मुलाकात होगी तो हम एक दूसरे को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे तुम कब जा रहे हो, तो मैं बस तुम्हारे लिए यही कहूँगी कि तुम और ज़्यादा तरक्की करो। तो उसकी ये रिएक्शन देखने के साथ पहले तो वो थोड़ा सा हैरान हो गया था, फिर वो आगे बढ़ता उसके साथ हाथ मिलाते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हें भी अपना ख्याल रखना होगा। अब वो दोनों फ्रेंड्स अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली गई थी और ये वहीं पर खड़ा रहकर उन्हें पीछे से जाते हुए देखता रहता है। और फिर उनके जाने के बाद ये अपने फ़ोन को देखते हुए कहता है कि वेल, मैं उन लोगों को इतनी ज़्यादा रॉकेट सेंड करने में बिजी था कि मैंने नोटिफिकेशन के साउंड का वो नहीं नोटिस किया। फिर वो कहता है कि क्यों ना अपने अकाउंट को चेक कर लिया जाए। तो जैसे वो अपना अकाउंट ओपन करता है तो उसे मालूम होता है कि अब उसके पास 10 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे आ चुके हैं। इतने सारे पैसों को हासिल करने के साथ और ज़्यादा खुश हो गया था और यही कहता कि लगता है कि अब मैं एक मिलियनर बन चुका हूँ। अब मुझे जैसा कि अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए भी जाना है, तो क्यों ना मैं एक ट्रेन टिकट बुक कर लूँ। नहीं, अब मैं ट्रेन में नहीं सफ़र करूँगा, बल्कि मैं तो अपने लिए एक प्लेन टिकट को बुक करूँगा। वो अब इसी तरह फिर प्लेन की टिकट को देखते हुए कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। जब मैं पहले लेता था तो मुझे पता था कि ये सिर्फ 300 युआन की होती थी, लेकिन अब उसने तो प्लेन में सफ़र करना ही था, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो फिर वो अपने लिए एक टिकट को हायर कर लेता है। जैसे ही उसने टिकट बुक की थी तो उसके ऊपर ये शो होता है कि उसने उसके 4000 पे कर दिए हैं। और फिर तभी सिस्टम आ जाता है जो कि उसे ये कहता है कि इसने एक एक्सपेंसिव टिकट को बाय किया है, तो इसके बदले में सिस्टम इससे 10,000 युआन के करीब के पैसे दे देता है। और इसी के साथ ही फिर ये जाकर अपने रूम में सो गया था। आज थकान की वजह से काफ़ी ज़्यादा नींद आई हुई थी कि अगली ही सुबह फिर इसके हाउस की ओनर आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे रेंट देने का वक्त आ गया। अब इतने ज़्यादा शोर मचाने की वजह से उसकी आंख भी खुल गई थी। उसके पास जो पिलो रखा हुआ था ये उससे अपने कान ढांपने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाउस की ओनर ये कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है कि 1 हफ्ता हो चुका है, अब तो ड्यू डेट भी गुजर गई है और तुम हर दफ़ा कहते हो कि मैं वक्त पर पैसे दूंगा, लेकिन तुम वक्त पर पैसे नहीं देते। आज तो मैं तुमसे पैसे लेकर ही वापस जाऊंगी और तुम बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड मत करो कि तुम घर पर नहीं हो। मैं जानती हूँ कि तुम घर आ चुके हो, जल्दी से मुझे मेरे पैसे दो। ये फिर उठकर अपना फ़ोन चेक करता तो मालूम होता है कि अभी सिर्फ 6 ही बजे हैं। और ये फिर दरवाज़ा ओपन करते हुए उसे कहने लग जाता है कि हाँ हाँ, मैं यहीं पर हूँ, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर कैसे आ गई? तुम्हें पता होना चाहिए कि इस वक्त लोग सो रहे होते हैं, तुम क्यों डिस्टर्ब करने के लिए आ गई? तो उसकी हाउस ओनर ये कहने लग जाती हैं कि तुम लोग हमेशा इतने लेज़ी क्यों रहते हो? तुम्हें पता है कि अब सुबह हो चुकी है, तो इसलिए मैं तुमसे रेंट लेने के लिए आ गई। और वैसे भी तुम टाइम पर रेंट क्यों नहीं पे करते? तुम थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। उसके गले में ये QR कोड लगा हुआ था, तो ये फिर अपने फ़ोन की मदद से उससे पैसे पे कर देता है। जैसे ही इसने पैसे पे किए थे, इसी के साथ ही वो औरत ये देखकर हैरान हो गई थी। और फिर पैसे पे करने के साथ वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें 10,000 युआन दे दिए हैं, ये पूरे साल का रेंट है। तो वो औरत हैरानी से खुद से ये कहती है कि मुझे जहाँ तक पता ये तो काफ़ी गरीब था, तो ये भरा पूरे साल का रेंट एक ही दफ़ा में कैसे पे कर सकता है, और वो भी अभी डेडलाइन भी मैंने इसे नहीं दी। फिर उसने जैसे अपने फिर फ़ोन को चेक किया था तो उसे 10,000 ही रिसीव हुए थे, और इतने ही नहीं बल्कि उसे एक्स्ट्रा 400 भी रिसीव हो चुके थे। और इसके बारे में वो उससे पूछती है, तो शियाओ वैंग उससे कहता है कि तुम इसके बारे में भूल जाओ, ये मैंने तुम्हें इसलिए दिए हैं ताकि ये तुम्हारी सर्विस फ्री रहे। अब तुम 1 साल तक मुझे बिल्कुल भी तंग ना करना और इस वक्त सुबह सुबह आकर मुझे मत उठाना, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। और बस इतनी सारी बातें कहने के साथ ही हाउस ओनर के मुंह के ऊपर ही दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन वो हाउस ओनर अभी भी काफ़ी ज़्यादा चौंक खड़ी हुई थी। ये फिर जल्दी से जाकर अपने बेड के ऊपर लेटते हुए यही कहता है कि जो मेरी फ़्लाइट है वो पूरे 10 बजे है, और जैसा कि अभी 6 बजे हैं तो 3 घंटे और तो मैं सो सकता हूँ। अब उसी के नीचे वाले पे बेड के ऊपर एक और लड़का बैठा हुआ था, जो कि उसे कहने लग जाता कि ब्रदर, क्या तुम्हारा कोई जैकपॉट लगा है? और वो मन ही मन में यही कह रहा था कि इसने पूरे साल के न सिर्फ पैसे दिए हैं, बल्कि इसके अलावा इसने 400 युआन उसे और भी एक्स्ट्रा दे दिए। लेकिन उसकी बातों का जवाब दिए बगैर ही वो सो गया था। कि उस सिस्टम पर यही शो होने लग जाता है कि होस्ट ने अपने आप को सरपास कर लिया है। उसने पूरे 1 साल का रेंट दिया, तो उसकी वजह से इसे एक विला मिल गया था जो कि समान बे में था। इसी के साथ ही इसे अपने हाथ में कुछ महसूस होता है तो उसकी आँख खुल जाती है।
ये जैसे जाकर अपने हाथ में देखता तो वहाँ पर तो कुछ कीज वगैरह रखी हुई थी, और ये कीज तो उसी विला की थी जो कि सिस्टम ने उसे दिया था। वो अभी भी इन कीज को देखने के साथ काफ़ी शौक था, और वो ये कह रहा था कि मैं तो अभी घर के बारे में भी नहीं सोच रहा था, जबकि सिस्टम ने तो मुझे पूरा एक विला दे दिया। जबकि नीचे बैठा हुआ लड़का भी काफ़ी कंफ्यूज था, तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये खुद से क्या बातें किए जा रहा है। अब शाओ वैंग जल्दी से अपने कपड़े चेंज करता है, और कपड़े चेंज करने के बाद ही वो जल्दी से अपने बेड से नीचे उतर आता है। कि वहीं पर बैठा हुआ उसका कुलीग कहता है कि तुम्हें इतनी क्या जल्दी है, तुम इतनी जल्दी से कहाँ जा रहे हो। जिस पर शाओ वैंग अपने दोस्त को बताता है कि फिलहाल तो मैं एयरपोर्ट पर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे फैमिली से मिलने के लिए जाना है, और हो सकता है कि कुछ दिनों तक मैं वापस ना आऊँ। यह अब उस रूम से थोड़ा सा आगे आ गया था, तभी पीछे से उसका दोस्त आकर उसे कहता है कि क्या तुम्हें अपना सामान साथ लेकर नहीं जाना। तो इस पर अपने दोस्त को बताता है कि नहीं, फिलहाल उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और मन ही मन में ये भी कहने लग जाता है कि जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं अपनी मॉम के लिए एक वीआईपी हॉस्पिटल रूम ज़रूर एफर्ड कर पाऊंगा। तो उधर हम शाओ वैंग के मॉम और डैड को देखते हैं, जहाँ पर उसके डैड मॉम को यही बता रहे थे कि मेरी कल ही उससे बात हुई थी और उसने कहा था कि वो आज आ जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर यहाँ पर पहुँच जाएगा। और ऊपर से उसने कल मुझे 1 लाख युआन भी सेंड किए थे। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। इस पर उसकी मॉम कहती है कि आखिर वो किस किस्म की पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, जहाँ उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा है, कहीं वो कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा। इतना सुनने के साथ ही शाओ हैंग के डैड उसकी मॉम को कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या हमारा बेटा इस तरह का काम कर पाएगा। और वो दोनों आपस में इसी तरह बातें कर रहे थे कि तभी ही इतने में दरवाज़ा ओपन होता है, और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि शाओ हैंग था। और शाओ हैंग कहता है कि मॉम मैं आ गया, और इससे पसीना भी आया हुआ था क्योंकि वह जल्दी में अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता था। और वो मॉम और डैड को कहता है कि मॉम मैं वापस आ गया, मॉम आप कैसी हैं, और ऊपर से क्या आपको कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं फील हो रहा। उसकी मॉम ने जैसे अपने बेटे को देखा था तो उसी के साथ ही सीट पर बैठ जाती है, और फिर उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या आने की ज़रूरत थी, बस मुझे एक नॉर्मल से सर्जरी करवाना थी, इसलिए तो मैं सर हॉस्पिटल में आ गई। और तुम्हारे डैड ने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, फिर भी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और देखो तुम्हें मेरी कितनी ज़्यादा फिक्र क्यों है, तुम्हें इतना ज़्यादा पसीना जो आया हुआ है। और वो फिर उसके डैड को कहती है कि आप इसे एक एप्पल दीजिए। शाओ वैंग के अब डैड उसे एप्पल देते हुए उससे पूछते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हारा बिजनेस कैसा जा रहा है, क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना, और वैसे भी मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर आए तो तुम्हारे बॉस इस बात को लेकर माइंड नहीं करेंगे क्या। तो शाओ वैंग अपने डैड को यही बताता है कि मैंने उस जॉब को छोड़ दिया है। उसके मॉम और डैड ये सुनने के साथ ही दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर उसकी मॉम उसे तसल्ली देते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे तुम कितने अच्छे काम करने में माहिर हो, अगर तुम्हें वहाँ पर जॉब नहीं मिली तो कोई बात नहीं, तुमने उसे छोड़ भी दिया तो कोई बात नहीं, तुम्हें जल्दी जॉब मिल जाएगी। और उसके डैड भी ये कहते हैं कि अगर तुमने उस जॉब को छोड़ दिया है जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी परेशानी का बहस था, तो ये तो ठीक हो गया, अब तुम घर जाओ, थोड़ा सा आराम करो और बाद में इसके बारे में सोचना। शाओ वैंग जब ये देखता है कि उसके मॉम और डैड जॉब छोड़ने पर भी उसे किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस पर वो खुश हो गया था, और वो ये कहता है कि मेरे मॉम और डैड हर मुश्किल वक्त में मेरा इसी तरह साथ देते हैं। फिर वो अपने डैड से पूछने लग जाता है कि डैड क्या आपने सारे के सारे मेडिकल बिल्स पे कर दिए हैं क्या। तो उसके डैड आगे से मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारे 10,000 युआन भी तो वापस करने हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बेटे से पैसे लूँ, और ऊपर से मैंने कुछ रिश्तेदारों से पैसे लेकर उनके तमाम मेडिकल एक्सपेंसेस को पे कर दिया था, और तुम्हें इन पैसों के लेकर ज़्यादा फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो शाओ वैंग भी फिर अपने डैड को कहते हुए उससे कहता है कि वेल आपको वो पैसे रख लेने चाहिए, क्योंकि वो मैंने आपके लिए और मॉम के लिए ही तो इकट्ठे किए थे, और ऊपर से आपने क्या कहा कि आपने वो सारे पैसे किससे ख़रीदे थे। तो उसके डैड अब थोड़ा सा घबराते हुए उससे बताते हैं कि मैंने वो तो तुम्हारे कुछ रिलेटिव से ख़रीदे थे। शाओ वैंग ये सुनने के साथ ही अब गुस्से वाला फेस बनाकर कहता है कि आप किन रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं, क्या आप अंकल आंटी की तो बात नहीं कर रहे, क्या आपने उनसे तो पैसे नहीं लिए। और वो साइड पर चलते हुए कहता है कि अगर आपने उनसे पैसे लिए हैं तो हमें वो पैसे जल्दी से उन्हें वापस करने होंगे। तो उसके डैड उसे रोकते उससे कहते हैं कि हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे जिनकी वजह से हम उन्हें वो सारे के सारे पैसे वापस कर सकें, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुमने इतनी मेहनत से इतने सारे पैसों को कमाया है तो तुम इसे रेकलेसली यहाँ पर स्पेंड नहीं कर सकते।
कि पीछे से फिर इसकी मॉम भी रोना शुरू कर देती है और वो ये कहने लग जाती है कि ये सारी मेरी गलती थी। अगर मैं बीमारी ना होती और इस हॉस्पिटल में ही ना आती तो हो किसी को भी कोई उधार ना लेना पड़ता और ना ही मेरे बेटे को इतनी ज़्यादा टेंशन लेना पड़ती। और वो तो ये भी कहने लग जाती है कि तुम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो, तुम्हें लगता है कि क्या हमें इसके बारे में नहीं पता। हमें तुम्हारे बारे में सारा पता है, तुम्हारे एक्सपेंसेस के बारे में भी पता है, तुम जो हमें पैसे सेंड करते हो और कभी इसकी शिकायत नहीं की ये भी मुझे मालूम है। और मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारी सैलरी सिर्फ 5,000 जुआन है, वो भी इतनी एक्सपेंसिव सिटी में। तुम्हें रेंट भी पे करना पड़ता है, खाना पीना भी पड़ता है और कोलीग के साथ सोशलाइज भी करना पड़ता है। फिलहाल तुम्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। तो चाओ वैंग मुस्कुराते हुए अपना सर खुजाते हुए अपनी मॉम को कहता है कि मॉम आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सिर्फ इसका गेस कर रही हैं। मेरे लिए पैसे कमाना अब इतना मुश्किल नहीं है। वो फिर जाकर अपनी मॉम के पास बैठकर उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि मॉम आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वेल मेरी कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं है। वो उन्हें पहले तो सच बताना चाहता है लेकिन फिर सच बताते हुए रुक जाता है और अपनी मॉम को कहता है कि मैंने जो पार्ट टाइम जॉब की थी उसमें मुझे अच्छे खासे पैसे मिल गए थे, तो 1 लाख युआन तो पे करना मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऊपर से मैंने यहाँ पर आपके लिए एक अच्छे से डॉक्टर की भी बात की है और उनको भी जितने पैसे देने हैं वो भी पैसे दे दिए जाएंगे। और फिलहाल तो मैं अंकल के घर पे जा रहा हूँ क्योंकि जितने भी मेरे डैड ने पैसे लिए वो पैसे हमें वापस करने होंगे, क्योंकि मैं इतने लोगों के एहसान को बिल्कुल नहीं उठा सकता। फिर अब जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आता कि तभी बाहर एक रिक्शे वाला खड़ा था, तो ये उसी रिक्शे पर सवार होते हुए उसे बताता है कि इसे कहाँ पर जाना है। तो आगे से ड्राइवर कहता है कि ठीक है फिर तुम इसे आराम से पकड़ कर बैठना। और जैसे ही वो अपना रिक्शा चला रहा था इसकी वजह से अब इसकी हालत ख़राब हो गई थी और वो ये कहने लग जाता है कि क्या इस रोड की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई है। और वो इसी से रिलेटेड अपने ड्राइवर से सवाल पूछते हुए उससे यही कहता है कि यहाँ पर क्या पिछले 2 सालों से कोई भी काम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा जंप लग रहे हैं। तो वो ड्राइवर उससे ये बताने लग जाता है कि उन्होंने रिपेयर करने की कोशिश की थी लेकिन इसकी हालत उन्होंने पहले से भी ज़्यादा ख़राब कर दी। जिस कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने ये सारा काम करने को दिया था वो थोड़ा सा रोड बनाकर ही पैसे लेकर भाग गया और अनफिनिश काम की वजह से अब यहाँ पर ज़्यादा जंप लगते हैं। याओ हैंग उस ड्राइवर को ये कहता है कि सच में ये लोग तो लाल ऐसे हैं और मन ही मन में ये भी कहने लग जाता है कि ये एक पोअर रीजन है जो कि कैपिटल से काफ़ी दूर है, तो इसलिए यहाँ पर काम का ना होना तो ऐसे समझो कि किसी को इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। और वो हमें ये भी बताता है कि अगर मेरी फैमिली ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट ना किया होता और मेरी एजुकेशन के लिए भी सपोर्ट ना किया होता तो मैं भी इसी टाउन में फंस कर रह जाता, जिसकी हालत तो तुम लोगों के सामने ही है। और थोड़ी देर के बाद ही फिर वो अंकल लोगों के घर के करीब पहुंच गया था जहां पर वो पैसे वगैरह रिक्शा ड्राइवर को दे देता है। अब रिक्शा वाले के जाने के बाद ही हमें ये बताने लग जाता है कि वेल ये तो हमारे रिलेटिव्स हैं लेकिन जो इनका घर है वो पूरे 100 स्क्वायर मीटर कोऑर्डिनेट के में बनाया गया है, लेकिन जो हमारा घर है वो 3000 स्क्वायर मीटर भी आता है और उसे सिर्फ कंक्रीट से बनाया गया और कुछ ईंटों से। और इसे इन सब की बातों की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ गया था और वो ये कहने लग जाता है कि ग्रैंडफादर के सारे पैसे इन्होंने रख लिए और हमें उसमें से कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारी फैमिली और इनकी फैमिली में इतना ज़्यादा गैप आ गया। और देखो अब सिर्फ 50,000 जुआन के लिए भी हमें इनसे भीख मांगना पड़ती है। फिर इसी गुस्से में वो दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लग जाता है कि दरवाज़ा खोलने के लिए एक सुंदर सी लड़की आती है जो कि खूबसूरत भी थी। उसी के साथ ही मुस्कुरा कर पूछती है कि कौन है, लेकिन जैसे फिर उसने शाओ हैंग को देखा था इसी के साथ ही परेशान हो गई थी और ये भी उससे ये सवाल पूछता है कि वैंगचू तुम यहाँ पर अंकल के घर क्या कर रही हो। वैंगचू इसका जवाब देने ही वाली थी कि तभी ऊपर से उसका कज़न आ जाता है जो कि यही कहने लग जाता है कि अगर ये मेरे घर पर नहीं होगी तो क्या ये तुम्हारे घर पर होगी, और वैसे भी ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बनने वाली है। इतना सुनने के साथ ही शाओ वैंग उसे कहता है ओह अच्छा तो मैं समझ गया। फिर वो उन दोनों को इग्नोर करते हुए उससे ये सवाल पूछता है कि क्या अंकल घर पर हैं, क्योंकि मुझे उनके पैसे लौटाने हैं। तो उसका ये रवैया देखने के साथ तो वैंग जो मन ही मन में कहती है कि लगता है कि इसने फिर मेरे ऊपर से गिव अप कर दिया, लगता है कि ये मुझे अब इस तरह तो चूज़ नहीं करने वाला, क्या तुम करोगे। तो उसे इस तरह परेशान देखते हुए शाओ का कज़न उसे कहता है कि तुम उस तरह से क्यों घूरे जा रही हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। जिस पर वैन जो उससे झूठ बोलते हुए ये कहती है कि मैं तो सिर्फ उसे ये देख रही हूँ कि देखो उसके लुक्स कितनी ज़्यादा पैथेटिक हैं। वो एक बड़े शहर में रहता है लेकिन उसके बावजूद नहीं उसने एक भी ब्रांडेड क्लॉथ नहीं पहना हुआ, तो भला ये कैसे कह सकता है कि ये एक बड़े शहर में रहता है। ये जो हमारी कंट्री साइड है ना ये उसके शहर से काफ़ी बेहतर है।
और मेरे होने वाले प्यारे हस्बैंड, तुम जब भी चाहो एडिडास और नाइक पहन सकते हो। तो इस पर वो कहता है कि हाँ, अब तुम आ गई ना अपनी असली औकात में। अब शाओ वैंग जैसे कार के अंदर गया था, तभी देखता कि उसके अंकल अपने कुछ लोगों के साथ पत्ते खेल रहा था। जैसे उसके अंकल ने उसे देखा था, तो वो अपने साथियों को यही बताता है कि इनसे मिलो, ये है मेरा नेफ्यू जो कि अब शहर में रहता है, अब ये एक सिटी बॉय बन चुका है। तो उसके अंकल के साथी लोग कहने लग जाते हैं, ओ अच्छा, तो तुम अब एक शहरी बंदे बन चुके हो, तो इसका मतलब है कि तुम वहाँ पर अच्छे खासे पैसे कमा लेते होगे। मैंने सही कहा ना? कि उसके साथ बैठा हुआ दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि मैंने सुना कि मेरे एक दोस्त की जो बेटी है वो भी हैंगजू में काम करती है और वो महीने के 1 लाख से ऊपर कमा लेती है। तो तुम भी यूनिवर्सिटी गए थे, तो मुझे लगता है कि तुम भी वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर रहे होगे। इतने में पीछे से अब शियाओ का कज़न आ गया था और वो अंकल लोगों को ये बताने लग जाता है कि हाँ, ये तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है और देखो वहाँ पर सिर्फ 5,000 महीने के लिए काम करता है। हमारे गांव में पिग्स को खिलाने के लिए जो हमने लेडी रखी है वो भी महीने का 3,000 युआन लेती है। और इतना ही नहीं बल्कि उसे और ज़्यादा चिढ़ाने के लिए उसके करीब आकर खड़ा हो गया था और फिर उससे कहता है कि 5,000 में तो तुम कैसे गुजारा करते होगे, तुम्हें महीने का रेंट भी भरना पड़ता होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो उसको रेंट निकालने के साथ खाने पीने के अलावा तो मेरे ख्याल में हम जितने पैसे उस लेडी को देते हैं जो कि हमारे पिक्स को फीड करती है, तो क्या तुम उससे ज़्यादा कमा लेते हो? शिया फिर से एक दफ़ा अपने कज़न को इग्नोर करते हुए अपने अंकल को कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे पैसे चुकाने की बात करने के लिए आया हूँ, इन छोटी मोटी बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो उसका कज़न ये सुनने के साथ ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। उसके अंकल ने भी उसकी इस बात के ऊपर कोई फोकस नहीं किया था और वो भी जो पत्ते खेल रहा था उनके ऊपर उनका सारे का सारा फोकस होता है। और फिर उसके अंकल उसे कहने लग जाते हैं कि वेल, तुम्हें पैसे लौटाने की इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए, वैसे भी हमें फैमिली है तो मदद करना तो मेरा हक बनता था और ऊपर से मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो लेने वाला हूँ, तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर शियाओ अपने अंकल को कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल सही से परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आपके कर्जे को लौटा सकूँ और अपनी मम का भी इलाज करवा सकूँ। जिस पर उसके अंकल ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हें इतने ज़्यादा पोलाइटली मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी स्ट्रगल के बारे में जानता हूँ कि तुम शहर में किस तरह रहते हो और ऊपर से तुमने अपनी फैमिली का खर्चा भी उठाया हुआ है। शाओ वैंग अपने अंकल को कहता है कि लेकिन मुझे इन सारी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर अपने पैसे चुकाने के लिए आया हूँ, तो मैं आपको आज देकर ही जाऊँगा। तो उसके अंकल फिर कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझे पैसे देने की बात गा ही रहे हो तो मैं तुम्हें इससे रोकूंगा नहीं, बल्कि इंस्टॉलमेंट्स में तुम मुझे पैसे दे सकते हो। और वो फिर अपने दोस्त को कहता है कि तुम दाकाई जाओ और मेरे लिए वो रेड बुक लेकर आओ। दाकाई जल्दी से जाकर वो बुक लेकर आता है और अपने कज़न को ये कहने लग जाता है कि हम फैमिली हैं, तो मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाए। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्लड है वो पानी से भी ज़्यादा थिक हो चुका है। उसके अंकल भी फिर ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम अब कॉलेज ग्रेजुएट कर चुके हो, तो लगता है कि तुम अब सारी चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हो, मैंने सही कहा ना? लेकिन तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि हम लोग एक फैमिली हैं। शाओ वैंग को अब इन सारी बातों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो वो अपने अंकल को कहता है कि अंकल, मैंने आपको पूरे 51,000 युआन सेंड किए हैं, वो भी इंटरेस्ट के साथ, तो आप अपना फ़ोन चेक कर लीजिए। जैसे उसके अंकल कहते हैं कि मैं अपना फ़ोन चेक करता हूँ, वो अपना फ़ोन उठाते हैं तो जब देखते हैं कि उसे पूरे 51,000 रिसीव हुए, इसी के साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उसे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसके नेफ्यू ने उसे इतने सारे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, क्योंकि वही सारी बातों को तो मजाक ही मजाक में ले रहा था। और वो ऐसे हैरानी से फिर अपने नेफ्यू से ये सवाल पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? शाओ फिर अपने अंकल को मुस्कुराते हुए यही कहता है कि ऑफ कोर्स, मैं शहर में रहता हूँ तो ये सारे पैसे मैंने वहीं से कमाए हैं। पीछे से खड़ा हुआ दाकाई मुस्कुराते हुए यही कहता है कि लगता है कि इसने अपनी फैमिली के कॉस्ट पर ये सारे पैसे पे किए हैं। उनके बैकग्राउंड के बारे में मैं जानता हूँ कि वो कितना ज़्यादा गरीब है, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि वो ये सारा कर्जा उतार सकें। ज़रूर इसने जितने भी अपनी सारी सेविंग की होंगी वो सेविंग आकर यहाँ पर हमारे ऊपर लौटा दी है। तभी वैन जो भी आकर उसके साथ चिपक जाती है और उसे कहते हैं कि मुझे वो जा रहा है तो दिखना चाहिए, और वैसे भी जो उसके ज़हन में अंडरस्टैंडिंग चल रही है ना, उसे भी जाकर क्लियर करना चाहिए। अब उसे बता देना चाहिए कि मैं उसकी सिस्टर इन लॉ बनने वाली, उसके दिल में जो भी मेरे लिए फीलिंग है उसे ख़त्म कर दे। तो इस पर दाकाई भी कहता है कि हाँ, सारी चीज़ें क्लियर करना बिल्कुल सही रहेगा, तुम उसे उसकी औकात दिखा दो। तो वो फिर जल्दी से बाहर शाओ के पास आती है और उसे आकर ये कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है कि अब हम एक फैमिली बनने वाले हैं, अगर तुम्हारे दिल में जो भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं तो तुम उसे ख़त्म कर दो, और बिल्कुल ऐसा एक्ट ना करो कि तुम मुझे जानते ही नहीं। और तुम्हें तो पता है कि हम दोनों बचपन के साथ रहे हैं,
तो इसलिए हम दोनों इकट्ठे बड़े हैं तो तुम ज़रूर मुझे लाइक करते होगे। अब मैं तुम्हारी सिलसिले ला बनने वाली हूँ तो तुम्हारे दिल में ये जो फीलिंग्स हैं मुझे लाइक करने की, तुम उन्हें ख़त्म कर दो। और वैसे भी मैंने तुम्हें हमेशा अपने छोटे भाई की तरह ही ट्रीट किया था। उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ शाओ वैंग तो एक दफ़ा काफ़ी हैरान हो गया था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वैन जो उसके बारे में यह सब कुछ कैसे सोच सकती है। तो फिर वो उसे जवाब देते हुए यही कहता है, अगर तुमने ये जो बातें मुझसे गा रही हो बाकी लोग इसके बारे में सुन लेंगे तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा। इससे तो तुम्हारी जो कॉमन डिसेंसी है वो भी खतरे में आ जाएगी। क्या तुमने सबके बारे में नहीं सोचा? और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ? पहले जाकर शीशे में अपनी शक्ल देखो और फिर ही इसके बारे में सोचना कि भला मैं तुम्हें लाइक क्यों करूँगा। तो उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ ही वेंजू आपको वहीं पर शौक खड़ी थे। और फिर वो गुस्से से ये कहते हैं कि तुमने अभी अभी मुझे क्या कहा। शाओ वैंग मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि तुमने अभी क्या कहा? तुम कह रही हो कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन हम दोनों बचपन के साथी नहीं। हम सिर्फ साथ में मिट्टी में खेला करते थे और फराक से पकड़ते थे। तो तुम्हें इन सारी बातों को कैसे लगा कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो? वो फिर थोड़ा सा मायूस हो गया था और उसे ये कहता कि मुझे हमेशा तो ये लगा था कि तुम हमेशा हर लोगों को एक जैसे ही मानती हो। तुम एक हार्ड वर्किंग और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लेकिन अब मुझे तुम्हारी असलियत से पता चल गया कि तुम दूसरों से बिल्कुल भी अलग नहीं हो। तुम भी पैसों के पीछे भागती हो, तो ऐसा कि तुम प्रिटेंड करने में भी काफ़ी अच्छी हो। तुम इसलिए मेरा और तुम्हारा आपस में कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन उसकी ये सारी बातें तो वेंजू के सर के ऊपर से गुजर गई थी। वो उसके पास आकर कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे से समझ सकती हूँ, तुम मुझे नहीं पा सकते तो इसलिए तुम इतने ज़्यादा अपसेट हो। लेकिन फिर भी अब मैं तुम्हारी सिस्टर ला बनने वाली हूँ तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी रहेगा। जो कुछ पास में हुआ तो तुम भूल जाओ और ग्रो करना सीख लो। शाओ वैंग फिर तो उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ एक दफ़ा फिर से शॉक्ड हो गया था। और फिर वह वहाँ से जाते उसे ये कहता है कि तुम तो सच में पागल हो। और वो फिर उससे कहने लग जाती है कि तुम रुको, मेरी बात सुनो। तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ने में इतने ज़्यादा अच्छे हो तो तुम ये एटीट्यूड मुझे दिखा पाओगे? तुम क्या मजाक कर रहे हो? तुम पढ़े लिखे हो लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ऐसा कह सकते हैं कि तुम ऐसे से कलर हो जो कि गुड फॉर नथिंग है। वो गुस्से से चिल्लाते उसे ये भी कहती है कि हाँ, मैं हमेशा गरीबों को नीचे दिखाती हूँ और अमीरों के साथ रहती हूँ। ऐसा कि तुम देख लो कि तुम्हारे अंकल का घर कितना बड़ा है, पूरे 100 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है, और वो लोग कितना अच्छा खाना खाते हैं। तुम्हारी क्या बात है? तुम एक शहर में रहते हो और वो भी तुमने जो हाउस रेंट पर लिया है, तुम्हें अपना बेड किसी के साथ शेयर करना पड़ता है। फिर उसे टाउन मारते हुए ये भी कहती है कि तुम्हारी मॉम के बारे में क्या? तुम्हें पता है कि वो हॉस्पिटल की किस कैटेगरी में एडमिट हैं? अगर तुम वहाँ पर 50,000 जुआन या 1 लाख जुआन भी फेंक दो तो उस पर उनका कोई असर नहीं पड़ने वाला। तुम्हें बस इतना ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं तुमसे कितनी पोलाइटली बात कर रही हूँ। और देखो, तुम अब चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हो। तुम अपने एटीट्यूड की वजह से हमारे रिलेशनशिप को ख़राब कर दोगे। अब उसकी ये बातें सुनने के साथ ही शाओ वैंग को भी काफ़ी गुस्सा आ गया था और उसे कहता है कि क्या तुम्हारी बात ख़त्म हो गई? और उसे ये कहती है कि तुम एक कुएं में मेंढक की तरह हो जिसे सिर्फ आसमान दिखाई देता है। अब तुम्हारे पास एक डेड फिश तो आ चुकी है और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए काफ़ी है। और फिर मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि तुम्हें लगता हो कि हर कोई तुम्हारे लिए मरना चाहता है। अगर कुएं में मेंढक की बात करें तो वो भी इतने सेल्फ ऑब्जर्व नहीं होते जितने के तुम हो। फिर से उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ वेंजू को काफ़ी गुस्सा आ गया था, लेकिन फिलहाल उसके पास कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं बाकी बचे थे। शाओ वैंग फिर उसकी आगे की बात कंटिन्यू करते हुए उससे ये कहता है, जहाँ तक मेरी बात है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुम्हारे चार्मिंग बॉयफ्रेंड की तरह इतना कैपेबल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं मेहनत करता हूँ, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, और ऊपर से मैं किसी भी गरीब को नीचा नहीं दिखाता और हमेशा रिच की वर्शिप नहीं करता। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। मैं हमेशा सोचता था कि मैं इस सारी चीज़ों में अच्छा हूँ, और वैसे भी तुम जैसे लोगों से तो मैं ज़्यादा ही अच्छा हूँ जो कि सिर्फ एक प्लॉट ऑफ लैंड के पीछे खुद को बेच देते हैं। और तुम ऐसा बेबंदा कर दो कि दुनिया में सिर्फ तुम ही एक हसीन औरत बची हुई हो। जाकर ज़रा मिरर में अपनी शक्ल देखना। इस सब की बातें सुनने के साथ ही फिर सिस्टम उसे कहता है कि तुम तो खैर बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हो, और इसकी वजह से उससे बीयू टाउन में एक अपार्टमेंट भी मिल गया था। शाओ वैंग ये देखते साथ ही अपने सिस्टम को कहता है कि क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? तुम किस तरह का प्रॉमिस कर रहे हो? तुम जिस बीयू टाउन की बात कर रहे हो अभी तक तो उसकी रीडेवलपमेंट भी नहीं हुई। और सिस्टम को ये बातें सुनाने के साथ ही फिर वो वंजू को कहता है कि वेल, तुम लोग कपल के तौर पर ही रहो, और वैसे भी एक दूसरे को हार मत करना। और ये कहते साथ ही कहता है कि फिर बाय बाय। तब वो तो ये सारी बातें सुनाने के साथ ही वो वहाँ से जा रहा था।
कि तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी कीचड़ में से जानबूझ के गुड़ी थी ताकि इसके सारे कपड़े खराब हो जाएं। फिर वो जैसे गाड़ी रुकती है उसका शीशा ओपन होता है तो सामने दकाई बैठा था और वो उसे कहने लग जाता है कि शाओ क्या ये तुम हो, मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में जाना था तो इसलिए मुझे जल्दी थी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। और तुम्हें मैं ये भी बताता चलूँ कि अब ये जो कंस्ट्रक्शन ब्यूरो है ना उसमें मैं फोरमैन के तौर पर काम कर रहा हूँ। ये जो रोड कंस्ट्रक्शन टाउन में होने वाली है इसके इंचार्ज मैं ही हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो तुम्हारे साथ ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। और ऊपर से अगर तुम्हें कभी भी काम की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना, तुम भी अपने दूसरे कदम लोगों की तरह ब्रिक्स को उठाना। और वैसे भी अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मुझे देर हो रही है, तो बाय। उसके जाने के बाद ही ये फिर पीछे मन में ये कहने लग जाता है, लगता है कि इसलिए इस रोड की हालत ख़राब है क्योंकि इसका इंचार्ज दकाई है। अंकल सच में आपकी फैमिली तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, इतने टैलेंट भरे लोग जो आपने रखे हुए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि लोगों को जस्टिस दिलवाने का टाइम आ चुका है। फिर खैर इसी उस रिक्शे वाले को बुला लिया था क्योंकि इसे एक जगह पर जाना था। कि जैसे जगह पर पहुंचता तो फिर रिक्शे वाला ये कहता है कि जब भी कभी आपको चाय वगैरह पीनी हो तो आप मुझसे मिलने के लिए आ जाइएगा। तो शियाओ वैंग अपने उस रिक्शे ड्राइवर को ये कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर। कि फिर उस सिस्टम पर यह शो होता है कि वो इतना अच्छे से काम कर रहा है, अपने टाउन की भलाई के लिए काम कर रहा है, तो उसके बदले में उससे पूरी प्रॉपर्टी के बाद 100 ईयर्स मिल गई थी। इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ को देखकर तो वो भी एक दफ़ा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था और कहता है कि कितनी प्रॉपर्टी। तो सिस्टम पर उससे ये शो होता है कि 100 डेट्स। और तुम्हें क्या लगता है कि यह भी कम है? ये सब कुछ तुम्हारे एक्शन की वजह से तुम्हें मिल रहा है। शाओ बैंक अपने सिस्टम को कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तुम्हें सबके लिए ब्लेम नहीं कर रहा। और फिर वो खुद से ये कहने लग जाता है कि ये सिस्टम तो वाकई साथ साथ और भी ज़्यादा वेयर्ड होता जा रहा है। अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब दुनिया सारी मेरी हो जाएगी। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।